बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शंस क्या होते हैं? जैसा कि आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि ब्रोमोबेंजीन की जब हम फर्दर ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो वो दो प्रोडक्ट्स आपके पास हासिल होती हैं, आर्थो डाइब्रोमोबेंजीन और पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। इसको हम 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं और 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन भी कहते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपने जब रिएक्शंस डिस्कस किए होंगे एफएससी में भी और पिछले सेमेस्टर्स में भी, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे टोलिन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, तो आर्थोपैरा प्रोडक्ट्स मिलती हैं। इसी तरह जो बहुत से रिएक्शन में आप देखते हैं कि आर्थोपैरा डायरेक्टर्स ग्रुप्स अगर बेंजीन के साथ अटैच हैं तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलती हैं, एक मेजर होती है और एक माइनर होती है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि आप कंडीशंस को चेंज करके किस, फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट 80% है, एक 20% है, तो आप कंडीशंस को चेंज करके 80% वाले को 85 90% तक कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, जो माइनर वाली को मज़ीद कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशंस पे। अगर आप रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करते हैं तो उससे आप प्रोडक्ट्स की जो परसेंटेज है उसको आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट की दोनों प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी और उसके जो मैकेनिज़म्स हैं वो थोड़े चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो ये सिंपल सी आपके सामने एक एग्जांपल है पैरेलल रिएक्शन की। इस तरह आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में काफ़ी रिएक्शंस आपने एरोमेटिक वाले चैप्टर में देखे होंगे कि एक ही जो आर्थोपैरा डायरेक्टर्स हैं, एक ही रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं आपको 2 किस्म की मिलती हैं, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, लेकिन उनकी परसेंटेज वेरी करती है। तो आज हम फिर उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उसकी जो रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हम फाइंड करते हैं कि क्या इफेक्ट होता है जब 2 किस्म की प्रोडक्ट्स आपके सामने बन रही होती हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर टाइप पैरेलल रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें कोई ए रिएक्टेंट है वो बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ये ए रिएक्टेंट है, ये बी है, सपोज ये सी है, तो ए जो है बी और सी में जा रहा है। ए में जो बी में जा रहा है उसका जो रेट कांस्टेंट है K1 है, और ए जब सी में जाता है तो उसका रेट कांस्टेंट K2 है। यानी कि अगर हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ज़्यादा है, यानी K2 ज़्यादा है, तो यकीनन फ़र्ज़ करें मैं सी को मेजर प्रोडक्ट कह देता हूँ, तो हो सकता है ये 80%, अगर 100 ए डिकम्पोज होते हैं प्रोडक्ट्स में, तो हो सकता है 80 जो है वो सी के बने और 20% जो है वो बी बने हों। तो ये वेरी करता है, ये 70-30 हो सकता है, 60-40 हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अगर तो बी की रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा है तो K1 ज़्यादा होगा, तो 80 ये हो सकता है, 20 ये हो सकता है। ये डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस और रिएक्शन की नेचर पे। तो फिलहाल हम डिफरेंट रेट कांस्टेंट्स की बात करते हैं कि ए का बी में जाने का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, ए का सी में जाने का जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। तो ए जो है बेटा, इसकी कंसंट्रेशन शुरू में हमने पढ़ा जब टाइम 0 है तो ए थी, और आफ्टर टाइम टी इसका एक्स जो डिकम्पोज होकर बी और सी में कन्वर्ट हो गया है, तो इसकी अमाउंट पीछे रह जाएगी ए माइनस एक्स। अब ये जो एक्स है जो ए में डिक्रीज आई है, वो उस एक्स का कुछ हिस्सा बी में गया है, कुछ हिस्सा सी में गया है। ये डिपेंड करेगा कि बी में कितने परसेंट गया है और सी में कितने परसेंट गया है। ये डिपेंड करेगा K1 रेट कांस्टेंट ऑफ बी और रेट कांस्टेंट ऑफ सी। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें 100 रिएक्टेंट्स के मालिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में जाते हैं, तो उसमें से कुछ जो है वो बी में कन्वर्ट हुए होंगे और कुछ सी में कन्वर्ट हुए होंगे। तो ये डिपेंड करता है इस रेट कांस्टेंट पे। तो हम बात करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर बी, यानी कि बी के रेट फॉर्मेशन की जो बार फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ए ऑफ ए पे, और सी की रेट ऑफ फॉर्मेशन भी किस पे डिपेंड करती है, ए पे। अगर ए ज़्यादा है तो बी ज़्यादा बनेगा, अंडरस्टूड है। अगर ए ज़्यादा है तो सी भी ज़्यादा बनेगा। तो दोनों के साथ हम करेंगे, लेकिन जो है फ़र्क क्या होगा, उनके रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग वो जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट करें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू K1, उसका रेट कांस्टेंट आ गया ए। अब एक जो रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, ए माइनस एक्स, उसकी जगह ए माइनस एक्स आ जाएगा। ये हम पहले पिछले ऑर्डर्स में भी ये तरतीब सीखते रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर में। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज प्रोपोर्शनल टू सेम विद ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। फिर प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे तो उसका रेट कांस्टेंट K2 आ गया। फिर उसके बाद ये जो ए है, ये रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी, ए माइनस एक्स। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसकी, कंसंट्रेशन के, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स एट टाइम टी की बात हो रही है। जब टाइम 0 की बात करेंगे तो तब वो ए के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन चूँकि
आफ्टर टाइम टी की बात करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट ए माइनस एक्स है, उसके प्रोपोर्शनल हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो टोटल रेट ऑफ फ्रैक्शन आपके ख्याल में क्या होगा? अब मैंने बताया था कि कुछ अमाउंट इसमें जा रही है, कुछ अमाउंट इसमें जा रही है, दोनों के रेट्स को जमा करें तो टोटल रेट ऑफ फ्रैक्शन आ जाएगा। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है टोटल रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि चेंज इन एक्स जो आ रहा है, एक्स में जो चेंज आ रहा है वो बी में भी जा रहा है, सी में भी जा रहा है। तो चेंज रेट ऑफ फ्रैक्शन टोटल जो होगा चेंज इन एक्स होगा, चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो वो किसके बराबर होगा बेटा, जो बी में कन्वर्ट हो रहा है रेट और जो प्लस सी में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे। फर्ज करें ए में चेंज आता है 100, तो 100 में से बी में हो सकता है वो 20 गए हों और सी में गए हों 80, तो दोनों को जमा कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी की ये क्वेश्चन है बेटा, ये इसकी जगह ये पुट कर देंगे, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी की ये क्वेश्चन है, इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो इसमें से आप देख सकते हैं ए माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा बेटा, आप देख सकते हैं। तो ए माइनस एक्स देखें यहाँ पे कॉमन आ गया, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, k1 इधर बच जाएगा और प्लस k2 यहाँ पे बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन को फिर बेटा हम कहते हैं डिफरेंशियल क्वेश्चन है। इसको हम सेपरेट करते हैं इनके वेरिएबल्स को और इसको इंटीग्रेट करते हैं कि तो देखते हैं क्या क्वेश्चन होती है। ये बहुत आसान है, फर्स्ट ऑर्डर एक्शन जो हमने किया था तकरीबन समझने वही है, उसकी इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरिएबल्स को बेटा यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे, आपको पता ही है कि a माइनस एक्स जो है ये इधर नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक्स इधर वेरिएबल है, डी टी उधर चला जाएगा, ये हम पहले भी बड़ी दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए भी इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि ये a माइनस एक्स है, नीचे है बेटा, में a माइनस एक्स नीचे हो तो उसके बाद आपने पढ़ा था इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला हम लगाते हैं। वो क्या होता है कि नीचे वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव लेंगे वो ऊपर मौजूद हो, नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लोग लेते हैं। भी मैं परफेक्ट करके नहीं बताऊंगा, अंडरस्टूड है, मैंने बताया था। इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रख लें, हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी। तो इसका आंसर होता है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 आ गया, dt की जगह आपको पता है इंटीग्रेशन इसकी t होती है, ये भी हम बड़ी दफ़ा काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, प्लस c, ये c स्मॉल c क्या है बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है कि हम इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, जब टाइम 0 था तो x क्या था 0, तो यहाँ पे टाइम 0 पुट करेंगे तो सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, x यहाँ 0 पुट करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ a आ जाएगा c की वैल्यू। तो ये सेम फर्स्ट ऑर्डर एक्शन अगर आपने किया हुआ है तो ये वहीं से हम दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इस c की वैल्यू को दोबारा इसी क्वेश्चन में बेटा हम पुट कर देते हैं, आपको पता ही है। तो c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस लॉग ऑफ a आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करना है हमने, इस माइनस लॉग ऑफ a को दूसरी तरफ लेके जाके इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ a आ जाएगा। तो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या होता है। तो हम देख सकते हैं लॉग ऑफ a दूसरी साइड पे चला गया है, ये सेम फर्स्ट ऑर्डर एक्शन की तरह हम चल रहे हैं, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ a k1 प्लस k2 इंटू टी। तो जो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन हमने पढ़ा था तो वहाँ सिर्फ k आता था, तो यहाँ पे k1 प्लस k2 है, बाकी सारी क्वेश्चन सेम है। उसके बाद देखें ये लॉग ऑफ a ऊपर आ जाएगा, ये माइनस के साथ है, ये नीचे आ जाएगा, ये भी आपको पता है। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम में हमने पढ़ा था कि जब दो लोग सेपरेट हों विद नेगेटिव साइन तो नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे आ जाती है और पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है सिंगल लॉग के साथ। तो ये वैसे ही आ गई क्वेश्चन। तो इक्वेशन 3 इज इक्वल ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आना है। क्वेश्चन 3 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, ये भी हम पहले बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ये y होगा बेटा, ये हमारे पास m होगा स्लोप, और ये x, तो y इसके बराबर है, और x हमारे पास जो वेरिएबल है t है, और m इज इक्वल टू k1 प्लस k2। ये ग्राफ बनाया नहीं, अंडरस्टूड है, जो कई दफ़ा हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये आप कर सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद यूनिट्स ऑफ k आपने फाइंड करने हैं, ठीक है, और वो किसके बराबर होंगे, सेकंड इन्वर्स। ये भी फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही है, कैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो k के जो हमने यूनिट फाइंड करने हैं, ये k1 प्लस k2 को आप k कंसिडर करें तो ये टाइम उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के यूनिट्स कंसंट्रेशन से कैंसिल हो जाएंगे, t नीचे आएगा तो ये सेकंड इन्वर्स होंगे, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर एक्शन में। ये सेम वही है। हाफ लाइफ कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब टाइम हाफ कब होता है, जब x कितना हो जाए, a का हाफ हो जाए। अब यही इसी क्वेश्चन में जहाँ टाइम है वहाँ हाफ पुट कर दें, जहाँ x है वहाँ 0.5a या a/2 पुट कर दें। तो ये भी सेम प्रैक्टिस पहले फर्स्ट ऑर्डर में हम कर चुके हैं। तो a ओवर a माइनस 0.5a आ जाएगा, a में से 0.5a माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.5a आ जाएगा, तो a से कट जाएगा, तो log ऑफ 0.5 जो होता है, ये 0.5 का मतलब होता है 2 ऊपर जगह जाके हो जाएगा, 1 ओवर 0.5 2 होता है। तो log ऑफ 2 बेटा क्या होता है 0.693, k1 प्लस k2 का प्लस करके k लिख दें, तो ये देखें हाफ लाइफ वही आई है
जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो कि हमने फर्स्ट ऑर्डर में कैलकुलेट की थी। इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक सारी की हो तो अगला टॉपिक्स आपको आसान लगते रहते हैं। इक्वेशन जो 3 थी बेटा हमारी, उसको आपको याद है कि क्वेश्चन नंबर 3 कैन आल्सो बी रिटन एज ये log ऑफ a माइनस, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में a ऊपर था तो मैंने a माइनस एक्स नीचे था तो मैंने a और नीचे लिख दिया, a माइनस एक्स ऊपर कर दिया है। तो log के बाद किसी फ्रैक्शन को जब आप बेटा चेंज करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, -1 हो जाता है पावर उसकी। ठीक हो गया, बाकी सारी क्वेश्चन वही है। अब ये माइनस अगर मैं शुरू में ले आऊँ, ये भी आपको पता है पावर log से पहले आ सकती है, माइनस log हो गया। अब ये माइनस फिर मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, बाकी और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हमने बेटा क्या ले लेना है, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग जब भी लेते हैं आपको पता है लॉग तो खत्म हो जाता है, दूसरी साइड में जो होती है वो ई की पावर बन जाती है। जो भी यहाँ पे लिखा होगा ना एंटी लॉग लेने से, तो उस जो ई की जो है वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एंटी लॉग लिया तो यहाँ लॉग खत्म हो गया, यहाँ ई की पावर में वो कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये जो ए है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये ए माइनस एक्स क्या था बेटा, ए की वो कंसंट्रेशन थी जो टाइम टी पर थी। आपने देखा था कि एक ए की कंसंट्रेशन थी शुरू में, जब टाइम 0 था तब वो स्मॉल ए थी, लेकिन जब टाइम टी आया था तो ए की जो कंसंट्रेशन थी उसी को हमने ए माइनस एक्स कह दिया। तो ए टी मीन्स ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स की जगह ए टी लिख लें, इसकी जगह ये लिख लें, एक ही बात है इस वन। अब इससे क्या पता चलता है, इस क्वेश्चन से बेटा हमें ये पता चलता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है एट एनी टाइम के साथ वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखें ई की पावर टाइम जो है माइनस के साथ है। याद रखें, जब ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब कोई वेरिएबल हो और उसके साथ माइनस साइन हो तो समझ लें इसके साथ इसका क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। याद रख लें, जब टाइम बढ़ता जाएगा तो ये माइनस का फैक्टर बेसिकली ये नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब जब टाइम बढ़ेगा तो ये वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये ई की पावर माइनस डिनोमिनेटर में जाएगी। अगर मैं इसको समझाने के लिए अब आपको बेटा ये बात समझ आ जाएगी, जैसे मैंने अभी लिखा है दोबारा से कि ये माइनस को अगर मैं नीचे ले आऊँ पावर तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अब टाइम जब आप बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ने का मतलब है कि ये सारा फैक्टर बढ़ जाएगा, तो ए की पावर ये पूरा फैक्टर बढ़ जाएगा। जब ये पूरा फैक्टर बढ़ जाएगा तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी वेरिएबल का दूसरी तरफ के एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ रिलेशनशिप माइनस के साथ आ रहा हो तो ये बेटा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये बात याद रखिए। और आपको पता भी है कि ए की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, कम होगी। जो जो वक्त गुजरता जाएगा ए कम होता जाएगा, बी और सी बढ़ता जाएगा, ये आपको पहले से भी अंदाज़ा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। देखो बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी जो होगा, ये पहले भी हमने आर बी के साथ किया था, तो सेम वही इक्वेशन दोबारा लिख रहे हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को हमने आर बी लिखा था, यहाँ लिख दिया डी बी टी ओवर डी टी, जैसे डी एक्स ओवर डी टी लिखते हैं, ये समझ लें वही है, वही इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर आप 1 देखेंगे ना तो ये वही इक्वेशन है कि वन ए माइनस एक्स आ गया था, 1 इक्वेशन को समझे दोबारा लिखा है, लेकिन वहाँ आर बी लिखा था खाली, यहाँ पे आर बी की जगह वो आर बी का मतलब ही क्या था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो ये भी वही है, चेंज इन बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब ये है। अब इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे बेटा, ये जो a माइनस एक्स है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन ड्राइव की थी, क्वेश्चन नंबर 4 उसको कहेंगे, उसमें से a माइनस एक्स की ये वैल्यू आई थी a e की पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, वो ही हमने a माइनस एक्स की वैल्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 पुट कर दी है। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ये वैल्यू पुट कर दी है a माइनस एक्स की, ठीक है। उसके बाद सेपरेटिंग वेरिएबल है, डी टी उधर चला गया, सिंपल, बाकी और कुछ भी नहीं करना। या पता डी इससे कैंसिल हो जाता है, या इसको समझे कि जो भी फंक्शन हो, तो जैसे डी एक्स होता था तो ये इससे ख़त्म करके हम खाली एक्स लिखते, तो यहाँ पे ये इससे ख़त्म होकर बी टी खाली बच जाएगा, के वन ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन आपको याद है कैसे करते थे हम, कि जो भी फंक्शन होगा एज इट इज़ पहले आ जाएगा, फिर पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे। अब पावर में देखें ये कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाएगा, और टी का आपको पता है डिफरेंशिएशन जो है वो 1 होगी, डी टी ओवर डी टी। तो ये मैं चूँकि बेसिक मैथमेटिक्स में समझा चुका हूँ, इस पर नहीं हम बहस कर सकते या डिस्कस कर सकते। तो माइनस के वन प्लस के टू कॉन्स्टेंट है, ये शुरू में डिफरेंशिएशन में पावर को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ इसको इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। तो ये इसकी डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा माइनस के वन प्लस के टू, वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद प्लस सी, ये स्मॉल सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। फिर अगले स्टेप में हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको पता है टी जब 0 होगा तो बी टी भी क्या होगा, 0, तो ये भी 0,
और बाकी K1A/दिस ये माइनस के साथ शुरू में आ गया, माइनस ये मैंने शुरू में लिख दिया है K1 + K2। अब ये t जब जीरो होगा तो पहले इसको मैं नीचे ले गया हूँ, माइनस में है ना, नीचे ले जाएं तो 1/a⁻0 आ जाएगा, क्योंकि t जीरो है तो ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो माइनस की तरह मैंने नीचे ले गया था, आपको बात समझ आ जाए। a⁻0 का मतलब 1 हो गया, तो c की वैल्यू c + दिस आ गया। अब ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो c की वैल्यू एक्चुअली क्या आई है, K1A/K1 + K2। अब इसी c की वैल्यू को बेटा दोबारा हम इसी क्वेश्चन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखेंगे क्या हमारे पास आता है। इसमें देखिए बेटा हमने c की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसमें से ये K1A/K1 + K2 कॉमन आ जाएगा। तो फिर अंदर हमारे पास ये सारा जब बाहर आएगा तो यहाँ 1 आएगा, तो ये 1 पहले लिख दिया है, ये माइनस के साथ ये वैल्यू बाद में लिख दी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू में हम बाद में लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बेटा क्या बताती है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम t इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी कोई एक्सपोनेंट माइनस के साथ वेरिएबल आए, e की पावर माइनस के साथ कोई वेरिएबल आए, तो दूसरे जो वेरिएबल है उसके साथ उसका क्या रिलेशन होगा, इन्वर्स। लेकिन वहाँ आपने देखा था कि फंक्शन सिर्फ खाली ये था, लेकिन ये फंक्शन ऑलरेडी माइनस हो रहा है। इसका मतलब है जब आप टाइम ज़्यादा करेंगे, टाइम गुजरता जाएगा, तो ये फैक्टर बेसिकली कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे जाके इसने कम होना है, तो कम होकर ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जितनी छोटी वैल्यू कम हो माइनस होगी, उतना इसका आंसर बेटा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ कंसेप्ट क्या है, अगर ये खाली फंक्शन होता, ये 1 में से माइनस ना हो रहा होता, तो बी टी का टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, इन्वर्स। मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये माइनस एक्सपोनेंट है, लेकिन ये माइनस एक्सपोनेंट के साथ साथ ये माइनस भी हो रहा है यहाँ से, इसलिए ये जो रिलेशनशिप है टाइम का और बी टी का, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। तो बी टी इज़ इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो ये बात याद रखनी है, जब ये अकेला फंक्शन हो तो इस टाइम का इसके साथ इन्वर्स रिलेशन होगा, क्योंकि माइनस होगा, ये मैं समझा चुका हूँ कि नीचे जाके ये जो वैल्यू है इन्वर्स हो जाती है। लेकिन चूंकि ये वैल्यू ऑलरेडी इसमें से माइनस हो रही है, इसलिए इसका रिलेशनशिप उलट हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा इन्वर्स की बजाय। अब हम यही रिलेशनशिप जो हमने बी के लिए किया है, ये अब सी के लिए भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए बेटा, यही रिलेशनशिप जब हम सी के लिए करेंगे तो वही सेम क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगी 2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू K2 × A। अब इस a की जगह आप a-x लिख लें, जैसे कि ऊपर लिखा था a-x लिखें या a_t लिखें, बात एक ही है, क्योंकि ये a कौन किस टाइम पे है, t टाइम पे। तो उसका a-x की जगह जो हमने वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 से पुट की थी, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 साथ ही लिखी हुई है, जिसका आंसर आया था e⁻ K1 + K2, सेम उस तरह जैसे बात वैल्यू पुट की थी वो दोबारा पुट कर दिया हमने, और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद आपको पता क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। जैसे हमने ये समझ लें, ये ऊपर वाला सारा रिपीट होगा, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए होगा, अब सी के लिए होगा। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया हमने, dt उस तरफ चला गया, बाकी और कुछ भी नहीं किया। तो ये d इससे कैंसिल हो जाएगा, या इसका आंसर ये ct आ जाएगा। ये पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा, जैसे dx होता था तो खाली x इंटीग्रेशन का आंसर आता था, K2 एक कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया है। इस इंटीग्रेशन सेम वही पैटर्न कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन का पहला आंसर सेम आता है, पावर को दोबारा करते हैं डिफरेंशिएट, उसके आंसर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर को आप डिवाइड करेंगे, तो ये माइनस ऊपर चूँकि 7 था वो 7 ही नीचे आएगा, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगी, प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जब t 0 होगा तो कंसंट्रेशन है t भी 0 होगी, तो ये 0 पुट करें यहाँ पे, तो 0 आ गया। यहाँ मैं फिर दोबारा सॉल्व किया, K2 ये वाला नीचे वाला फैक्टर नीचे, ये माइनस शुरू में लिख दिया, सेम उसी तरह K2A/K1 + K2 आ गया, 1/a⁻0। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि ये कैसे आया, कि जो कि टाइम 0 होगा तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, चूँकि माइनस है तो इसको नीचे ले जाएंगे, 1/a⁻0 ये 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू c + दिस 1 आ जाएगा, ये उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो K2A/K1 + K2 ये c की वैल्यू आ जाएगी। ये स्मॉल c है, ये कैपिटल C है, ये याद रखना आपने, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इस c की वैल्यू दोबारा बेटा इसी क्वेश्चन में पुट कर दी हमने, सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है, K2A ये कॉमन आ जाएगा तो अंदर ये बचेगा। सेम इसका जो मफहूम है वो हम क्या देखेंगे, तो क्या बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी इज़ इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो मैंने बताया था चूँकि ये फैक्टर माइनस हो रहा है, तो ये वैसे ही माइनस नेगेटिव के साथ जब हो, तो मैंने बताया था कि इसका इन्वर्स रिलेशन होगा, चूँकि ये ऑलरेडी माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ बी भी इंक्रीज हो रही है, और कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो अब ये ग्राफ से देख सकते हैं कि जब
K2 ज़्यादा होगा K1 से, मतलब क्या है कि सी की जो स्पीड ज़्यादा है फॉर्मेशन की, तो उसकी कंसंट्रेशन देखिए ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, बी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन कम हो रही है, ए की तो आपको पता है डिक्रीज़ ही होनी है, जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ए डिक्रीज़ होता है, जो कि वो रिएक्टेंट्स हैं। तो ये आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। अब इनकी हम यील्ड की बात करते हैं कि वो क्या होगी। तो यील्ड ऑफ बी हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम 5b से लिखते हैं, और किसके बराबर होगा, कॉन्स्टेंट्स को डिवाइड कर देंगे, रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बी ओवर टोटल रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ बी एंड सी। तो इसकी परसेंटेज यील्ड निकालनी है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। इस तरह से जो है वो यील्ड ऑफ आपने कैलकुलेट करनी है सी की, तो यील्ड ऑफ सी इज़ इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट फॉर सी, और दोनों को ऐड करके लिख देंगे। जैसे आप मोल फ्रैक्शन निकालते थे कि एक मोल ऊपर नीचे टोटल मोल सी समझो, उसी तरह रेट कांस्टेंट सी का नीचे टोटल रेट कांस्टेंट्स का सम कर देंगे, परसेंटेज यील्ड ऑफ सी आप करेंगे तो रेट कांस्टेंट ऑफ ऊपर आ जाएगा, नीचे टोटल कांस्टेंट्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास आती है टोटल यील्ड, कैसे आएगी, जो यील्ड ऑफ बी है और यील्ड ऑफ सी दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके इनका आंसर हमेशा बेटा क्या आएगा, आप देख सकते हैं 1। जैसे मोल फ्रैक्शंस ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आप फाइंड करते हैं तो उनको सम करने से उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। सेम इस तरह इसकी यील्ड भी क्या आएगी, 1 आएगी टोटल यील्ड। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, इसको आप प्रैक्टिस करें। इसकी जब तक आप 2-3 दफ़ा लिखेंगे नहीं तो आपको अगला टॉपिक फिर समझ नहीं आएगा। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आप जल्दी कम वक्त में टॉपिक को आप लिख सकेंगे। ये मैथमेटिक्स का जितना भी पोर्शन होता है, या तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फिर कहीं भी एक स्टेप भी गलत हुआ तो पूरी क्वेश्चन गलत हो जाएगी। तो दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, दुआओं में याद रखें, और जो है वो कमेंट्स ज़रूर दिया करें, और इसके साथ साथ जो है वो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।